हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका एक विद्या में। अभी हम लोग 69 बीपीएससी मेंस का क्लास कर रहे हैं। इसमें हम लोग का टारगेट है कैसे 72 में 72 मार्क्स लाया जाए जो मेंस होने वाला है। इस क्रम में हम लोग ने तीन चार टॉपिक देखा है। तीन चार ने दो टॉपिक देखा है। क्या क्या टॉपिक था? एक हम लोगों ने बार डायग्राम देखा है और दूसरा पाई चार्ट। हम लोग बात किए कि आखिर बार डायग्राम और पाई चार्ट में किन किन बिंदुओं को ध्यान रखें जिससे एग्जाम में 36 में 36 मार्क्स मिल जाए। अभी तक मैंने बताया कि पिछले 7-8 अटेम्प्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ 4 एरिया को कवर करता है। कौन कौन सा एरिया है? वो है बार डायग्राम, पाई चार्ट, टेबल और ग्राफ। सारे एरिया से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिला के 4 प्रश्न होता है जिसमें से 2 का जवाब देना आपके लिए जरूरी होता है। ये प्रश्न अथवा के फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि आपको 2 क्वेश्चन बनाना होगा और क्वेश्चन का मार्क्स होगा 36। आपको 72 नंबर आराम से आ जाएगा। लेकिन 36 नंबर, बहुत सारे बच्चे को 36 में 36 आते हैं, 72 में 72 आते हैं। लेकिन उसके पीछे उनका मेहनत, उनका काम करने का तरीका, क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जा रहा है, ये छिपा रहता है। हम लोग उसी तरह का प्रयास करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स आ जाए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ग्राफ को और देखते हैं कि ग्राफ में सबसे पहले तो देखें थ्योरी का पार्ट। देखो बच्चे, मैं पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सिलेबस स्टैट और डीआई दोनों है। सिलेबस में कहीं नहीं लिखा गया है कि इसमें मीन मीडियन मोड नहीं होगा। हम लोग पिछले 6-7 जो अटेम्प्ट है उसमें जिस तरह का क्वेश्चन आया है उस बेस पे हम लोग ये क्लास ले रहे हैं। लास्ट में हम लोग जो ट्रेडिशनल स्टैट का पोर्शन होता है मीन मीडियन मोड, उसे भी मैं बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ अन्य जानकारी भी दूंगा। अभी हम लोग उस पोर्शन को लेके चलते हैं जिसका आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आज का क्लास होगा ग्राफ पे। आइए हम लोग ग्राफ देखते हैं। और ग्राफ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका थ्योरी का पार्ट। जी हाँ, थ्योरी एग्जाम में बहुत कम आता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कहीं लिखा गया नहीं है कि थ्योरी नहीं पूछा जा सकता। हो सकता है इससे आपको थ्योरी पूछ दिया जाए। इसलिए मेरा जो प्रयास है वो ये है कि प्रैक्टिकल देखने से पहले आप सबसे पहले थ्योरी का चीज देखिए। और यहाँ पे स्लाइड में बहुत ही संक्षेप में वो बात जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो दिया गया है। आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने से पहले थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िए। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, क्योंकि मुश्किल से 2-2 मिनट का एक स्लाइड है और 3-4 स्लाइड में थ्योरी लिखा गया है। 10 से 15 मिनट अगर आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं तो एक पार्ट आप लोग का कवर हो जाएगा। आइए ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है, क्या क्या बात ध्यान रखना चाहिए ग्राफ बनाने से पहले। और आज हम लोग का ग्राफ में कुछ क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो बच्चों, ग्राफ क्या होता है? देखो बच्चों, ग्राफ, पाई चार्ट, बार डायग्राम या टेबल, ये सब तरीका है आसान बनाने का, डेटा को आसान बनाने का। सारा पार्ट आसान बनाने के लिए किया जाता है। एक ग्राफ में भी जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रहता है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सके। ये तो बात हो गई साधारण शब्दों में। लेकिन अगर इसे हम लोग बिल्कुल किताबी भाषा में कहा जाए तो ग्राफ को छोटा दो लाइन में इस तरह से बताया जा सकता है कि डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व संख्यात्मक जानकारी प्रदर्शित करने, मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण और दृश्य चित्रण में सहायता करने के लिए एक आकर्षक विधि के रूप में कार्य करता है। ये होता है ग्राफ। ग्राफ आप लोग बचपन में देखते हुए आए हैं कि ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर में किस तरह का पेपर होता है? इस तरह का होता है ग्राफ पेपर। देखो बच्चे, इस तरह का होता है ग्राफ पेपर। ध्यान होगा, इस तरह का बना हुआ होता है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाया होगा। कुछ बच्चे हो सकता है ग्राफ पेपर में ना बना के सिंपल प्लेन पेपर पे ग्राफ बनाया होगा। इस तरह का ग्राफ पेपर होता है जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ पेपर। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किस तरह से लिखा जाता है? ये देखो बच्चों, इस तरह से लिखा जाता है। लेट सपोज ये एक आपका ग्राफ है। यहाँ पे हम लोग, ये देखो, ये जो लाल वाला पोर्शन है ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये एक्स, ये वाई, ये जीरो। ये होता है ग्राफ पेपर जिसमें इस तरह से जो लाल से दिखाया गया है वो शो कर रहा है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। ये क्या होता है? तो यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि एक ग्राफ में एक्स एक्सिस क्षैतिज, मैं पहले भी बताया कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर को कहा जाता है वर्टिकल। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो क्षैतिज रूप में होता है, वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर रूप में होता है।
और एक्स एक्सिस में जो दाएं तरफ है, जो दाएं तरफ आप देख रहे हैं जहां पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस का मार्क्स रहता है 1 2 3, और जो बायां है आपका उसमें माइनस होता है 1 2 3। वाई में भी सेम यही बात होता है, ऊपर की तरफ प्लस 1 2 3 और नीचे की तरफ माइनस -1 -2। ये हो गया ग्राफ में, ग्राफ पर एक्स और वाई को बनाने का तरीका। ये जो ग्राफ को बनाया जाता है इसमें चार चौराहा विमान को चार चतुर्भुजों में विभाजित किया जाता है, 1 2 3 और 4। ये किस तरह से विभाजित किया जाता है इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ये देखो बच्चों, ये एक्स मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे आप देखो इस ग्राफ को चार भागों में बनाया जाता है। ये हो गया आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये एक्स मैंने जैसा बताया था कि नीचे यहाँ पे प्लस में रहता है, जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3, ये हो गया प्लस में 1 2 3 4, ये हो गया प्लस में। यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा माइनस में, -1 -2, और यहां पे y भी माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4। अब ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है या ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया किसको डिनोट करता है? ध्यान से देखो, ये डिनोट करता है एक्स। ये देखो ये क्या होता है, एक्स जो पॉजिटिव है और वाई जो पॉजिटिव है, ये बॉक्स उसको डिनोट करता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है एक्स, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, क्योंकि देखो वाई इस एक्सिस पे है, यहाँ पे जो भी डेटा होगा ये प्लस में होगा, एक्स दाएं तरफ है, यहाँ जो डेटा होगा वो प्लस में होगा, इसलिए ये एरिया हो गया जहां जिसको हम लोग कहेंगे एक्स प्लस है और वाई भी प्लस में है। नाउ अब लोग यहाँ पे देखते हैं, इस एरिया में देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, आप देखो वाई प्लस में है, एक्स एक्स माइनस में है, तो इसे मैंने डिनोट किया वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव। ये एरिया देखो, इसमें क्या है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे इस एरिया में, तो इस एरिया में यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्स निगेटिव है और ये वाई भी यहाँ पे निगेटिव है, तो यह एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव। अब हम लोग इस एरिया को देखते हैं, इसमें क्या है, एक्स आपको दिख रहा है कि एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो इसको वैल्यू हो जाएगा एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये ग्राफ में प्रेजेंट करने का तरीका है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्स कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, वाई कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, वाइस वर्सा, एक्स कहाँ पे निगेटिव रहेगा, वाई कहाँ पे निगेटिव रहेगा। तो अभी तक आपका क्लियर हो चुका है, जो ग्राफ पेपर होता है उसमें एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल सॉरी एक्स एक्सिस वर्टिकल होता है, वाई एक्सिस हॉरिजेंटल होता है। साथ ही साथ जो हॉरिजेंटल होता है, एक्स एक्सिस जो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल होता है उसमें दाएं तरफ ये होता है, दाएं तरफ प्लस वैल्यू रहता है और बाएं तरफ माइनस वैल्यू रहता है। वाई एक्सिस जो वर्टिकल होता है जिसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, उसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ निगेटिव होता है। अब ग्राफ से संबंधित कुछ थ्योरी है, कुछ और बातें, उसको हम लोग देखेंगे क्या क्या मेन चीजें। जैसे एक कहा जाता है फॉल्स बेस लाइन, ग्राफ में एक फॉल्स बेस लाइन बनाया जाता है। ये फॉल्स बेस लाइन क्यों बनाया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं कि फॉल्स बेस लाइन होता क्या है। तो देखो, जब आंकड़ा कोई डेटा बहुत ज्यादा है, जो मैंने संक्षेप में लिखा भी है, जब आंकड़े उच्च मूल्यों से शुरू होते हैं तो कृत्रिम आधार रेखा का उपयोग किया जाता है। यदि हम मूल बिंदु से मूल की निरंतरता बनाए रखें तो ग्राफ का को पर्याप्त भाग बेकार हो जाएगा। अब इसको मैं समझाता हूं, ये क्या बता रहा है। देखो बच्चों, जब मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, वाई पे कोई डेटा 110 210 इस तरह से शुरू हो रहा है, 200 से शुरू हो रहा है। अगर 200 से शुरू होगा और हमको 220 230 240 इस तरह का मान पुट करना है, तो अगर जीरो से हम लोग 200 करते जाएंगे, 20 40 60, जिसे हम लोग ये यहाँ पे करेंगे इस तरह से, अगर हम लोग करेंगे 20 40 60 80 100 110 120 140 160 180 200, मान लो 210 है, 210 और फिर 220 भी मान लो ऊपर रहेगा 220,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर किसी का वैल्यू मान लो 150 160 से शुरू होता है, ये 150 है, तो अगर 160 से शुरू होता है तो इसका मतलब नीचे का जो भाग है इसका तो यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई 160 है, फिर 170 है, फिर 190 है, तो 150 तक तो कोई यूज ही नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग फोर्स बेस लाइन का यूज करेंगे, जिसको कहा जाता है कृत्रिम आधार रेखा। इसको इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे 110 है, 115 है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको बनाने के लिए यहाँ पे एक कृत्रिम आधार रेखा फोर्स बेस लाइन बना देते हैं। उसके बाद 110, 115, 120, 125 लिख दिया जाता है, जिससे कि हमको जीरो से बनाने का झंझट से हम लोग को मुक्ति मिल जाता है। और जो काम का चीज है, अगर कोई डेटा 110 से शुरू हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग जीरो से बनाए, हम लोग पूरा फोकस रखें जहां से डेटा का मान दिया गया है। यहाँ पे 110, 115, 122, 126 दिया गया है, इसलिए हम लोग जीरो से जो है एक फोर्स बेसलाइन बना लेते हैं, फिर 110 से थोड़ा नीचे आके फोर्स बेसलाइन को कंटिन्यू करते हैं 110 तक, फिर वो सीधा आगे चलते जाता है। ये होता है फोर्स बेसलाइन। फोर्स बेसलाइन बनाने का उद्देश्य क्या है, ये उपयोग क्या है, तो ये है डेटा में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जैसे यहाँ पे है तो ये हमको क्लियर रूप से पता चलना चाहिए। कृत्रिम आधार का उपयोग करने से ग्राफ का एक बड़ा भाग बर्बाद नहीं होता है। ये जो आपको बताया कि अगर हम इसे जीरो से बनाएंगे तो एक बड़ा सा भाग खराब हो जाएगा, यूज का नहीं रहेगा। तो हम लोग 110 से बनाते हैं, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं जो बात क्वेश्चन में दिया गया है, जो फैक्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वो उस चीज पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। ग्राफ बेहतर दृश्य संचार प्रदान करता है। ये भी एक है कि दिखने में अच्छा लगता है। अगर हम लोग जीरो से बनाएंगे और जीरो पे कोई डेटा ही नहीं है, डेटा शुरू होता है 110 से, तो जीरो से 110 का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 110 से 115, 122 है, तो जीरो से 110 का कोई फायदा नहीं होगा, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग 110 से बनाते हैं, जिससे उसका लुक है वो भी अच्छा लगे। एक होता है हिस्टोग्राम, हम लोग देखे, पहले देखे हैं, क्या देखे हैं अभी, फॉल्स बेसलाइन को देखे। ये ग्राफ्स का ही आप कह सकते छोटा छोटा भाग है, पार्ट है। एक होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, बहुत ही आसान है। हिस्टोग्राम जैसे आपको फिगर में दिया भी गया है, अगर कोई एक्स और वाई एक्सिस पे दिया गया डेटा है और कोई फ्रीक्वेंसी है 0 से 10, 10 से 20 के रूप में, अगर मान लो जीरो यहाँ है और 0, 10, 20, 30, 40, अब 0 से 10, 20, 30, 40, ये वैल्यू हो गया 5, 10। अब 0 से 10 का वैल्यू है 5, चलो 5 कर दी। 10 से 20 का वैल्यू है 15, 15। 20 से 30 का वैल्यू है 10, 10। 30 से 40 का वैल्यू है 5, ये हो गया। इससे ही हम लोग कहेंगे हिस्टोग्राम। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाता है। ये हो गया हिस्टोग्राम। एक दूसरा चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम में क्या अंतर है बच्चों, इसमें कोई अंतर नहीं। इसमें एक होता क्या है कि इसमें ये तो हो गया 0 से 10, इसके मिड वैल्यू, मिड पॉइंट। 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या होगा 5, 10 से 20 का मिड पॉइंट होगा 15, 20 से 30 का होगा 25, 30 से 40 का होगा 35। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जिसका मिड पॉइंट है सबके मिड पॉइंट को हम लोग जोड़ते जाते हैं। अब जैसे हम लोग 0 से इसको 5 को 15 से मिला दिए, फिर 15 को 25, फिर इसको यहाँ, अंत में इसको यहाँ, सेम इसको यहाँ, ये हो गया। इसको कहा जाता है हिस्टोग्राफ। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम भी मैंने बता दिया, हिस्टोग्राफ भी बता दिया गया। इसको और क्लियर से हम लोग, जो ये आपको ग्राफ दिया गया है इस पे आराम से आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। एक होता है संचयी आवर्ती वक्र या टोरक, इसे कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगाइव। बच्चों देखो, जो ओगाइव कर्व बनता है इसमें लेस देन और मोर देन, ये दो कॉन्सेप्ट को लेके बनाया जाता है। एक लेस देन से कम, एक होता है से ज्यादा। इन दो कॉन्सेप्ट को लेके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ये ओगाइव ये बनाया जाता है। अब इसको बनाने के लिए कहाँ पे से कम होगा, कहाँ पे लेस देन होगा, कहाँ मोर देन होगा, इसको ध्यान से देखना होगा। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
यहाँ पे देखो, जो एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस जो होता है उस पे जो हम लोग डेटा लेते हैं वो होता है लेस देन ओगाइव, लेस देन ओगाइव। और जो वाई वाई एक्सिस से जो डेटा लेते हैं उनको कहते हैं ओगाइव से ज्यादा या मोर देन ओगाइव। अब इसको और अच्छे से समझा सकते हैं। मान लो कि किसी का वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये है 8 से कम। इसका मतलब हो गया श्रमिकों की संख्या 8 से कम, मतलब 100 वेतन, 8 से कम श्रमिकों को 100 वेतन मिलता है। इसका ये मतलब हो गया, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ वेतन 100 है, इसका मतलब हो गया कि 8 श्रमिकों को 100 से कम वेतन मिलता है। अब इसके उल्टा 92 होता है, 92 का यहाँ पे हो गया, इसका मतलब हो गया कि 92 श्रमिकों को 100 से ज्यादा वेतन मिलेगा, एक दूसरे के विपरीत होता है। यहाँ हो गया कि 8 से कम श्रमिकों को 8 से कम श्रमिकों को 100 वेतन मिलता है। और दूसरा जो इस एक्सिस पे, इसका मतलब है कि 92 से ज्यादा श्रमिकों को 100 से ज्यादा वेतन मिलेगा। इसको अगर हम लोग आगे देखते जाए तो यहाँ पे हो गया कि 38 श्रमिकों को 100 से 200 है ना, तो 200 से कम वेतन मिलेगा। और इसके उल्टा 62, तो 62 श्रमिकों को 200 से ज्यादा वेतन मिलेगा। हम लोग आगे चल के अगर 400 वेतन, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 श्रमिकों को 400 से ज्यादा वेतन मिलता है। और यहाँ उल्टा देखेंगे 93 श्रमिकों को 400 से कम वेतन मिलेगा। तो ये जो गायब होता है से कम से ज्यादा, एक दूसरे के विपरीत रूप को दर्शाता है। अब बच्चों हम लोग देख चुके हैं अभी तक, ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम लोग ग्राफ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अभी ग्राफ से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन जिसमें कि आपकी जो सारा पीछे का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है कि ये ग्राफ को पढ़ना है और इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में दिया गया है। अगर ना भी दिया जाए तो लाभ परसेंट यही होता है, आई माइनस वे अपॉन वे गुना 100। लेकिन स्टैट और डीआई के क्वेश्चन में बहुत बार फॉर्मूला दे दिया जाता है कि आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। इसके बेस पे और ये इस ग्राफ के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा विगत वर्षों में अर्जित औसत प्रतिशत लाभ कितना है? औसत प्रतिशत लाभ कितना है कंपनी द्वारा? तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 2009 से लेके 13 तक का कंपनी का जितना लाभ लाभ परसेंट है उसको निकाल लेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग लिखते जाएंगे, क्या लिखेंगे 2009, यहाँ पे लिखेंगे वर्ष, यहाँ लिखेंगे लाभ, लाभ परसेंट यहाँ पर 2009 में 25, 2010 में कितना है, 10 में देखो 50 है, 11 में 70, 12 में 45, 13 में 65। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो 5 5 10 5 15, एक 6 1 7 4 11 11 7 18 5 23 2 25। अब ये 255 हमको कहा है औसत प्रतिशत लाभ, तो औसत प्रतिशत लाभ इक्वल टू हो गया 255 अपॉन 1 2 3 4 5 ईयर है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 5 5 जा 25 5 हो गया, तो 51%। तो कंपनी द्वारा विगत वर्षों में अर्जित औसत परसेंटेज प्रॉफिट हो गया आपको 51%, 51% हो गया, यहाँ पे ध्यान से लगिए, हो गया 51। आगे अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2010 में कंपनी का व्यय 75,000 रुपये था, तो उस वर्ष कंपनी की आय का व्यय से क्रमशः क्या अनुपात है? हमको क्या दिया गया बच्चों, देखो कंपनी का व्यय दिया गया है 75,000, जो दिया गया वो लिख लेंगे। तो कंपनी का व्यय कंपनी का व्यय हो गया 75,000,
और उस वर्ष का लाभ परसेंट कितना था ये देखेंगे। 2010 में कंपनी का लाभ परसेंट है, यहां देखो 50%। आय आय निकालना है तो आई इक्वल टू एक्स, माना आई इक्वल टू एक्स। अब देखो बच्चों को दिया हुआ है फॉर्मूला कि लाभ परसेंटेज इक्वल टू होता है आई माइनस वे अपॉन वे गुना 100। तो लाभ परसेंट इक्वल टू, तो लाभ परसेंट कितना है 50, तो 50 इक्वल टू आई माइनस वे अपॉन वी। तो आई कितना है, आई है यहाँ पे एक्स, आई माइनस वी 75,000, आई माइनस वे अपॉन वे गुना 100, तो यहाँ पे गुना 100। इसको अब देख लेंगे, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा x निकल जाएगा, x इक्वल टू आई है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 100 को इधर ले आएंगे तो 50/100 इक्वल टू एक्स माइनस, ये हो जाएगा 2x माइनस 1,50,000। अब 2x इक्वल टू क्या होगा, 2x इक्वल टू हो गया 25,000 प्लस 1,50,000 इक्वल टू 2,25,000। इसलिए x इक्वल टू, इसमें डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1,12,500 ये निकल गया। अब कंपनी का आय निकल गया 1,12,500। अब कह कंपनी की आय का व्यय से कम से क्या अनुपात होगा, तो अनुपात आय निकल गया 1,12,500 और व्यय निकल गया 75,000, तो अनुपात हो जाएगा 1,12,500 अपन 75,000 इक्वल टू 25,000 से कट जाएगा ये दोनों, तो 25 या 75, 1,12,500, तो 25 से तो नहीं, ये इसको हम लोग करेंगे 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ कट गया, ये हो जाएगा 750 है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 1125, इसे हम लोग 5 से कर लेंगे तो 150 और 5 से ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 12, 5 2 जा 10, 225 बचे 150, फिर 25 से करेंगे 25 छक्के 150, 25 नौमा, फिर ये इसे करेंगे 3 2 जा 10, 6 3 3 जा 9, ये हो गया 3/2 इक्वल टू 3:2। ये हो गया ये क्वेश्चन, ये दोनों का अनुपात होगा 3:2। अगला है वर्ष 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का परसेंट वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के परसेंट का कितना परसेंट होगा। तो 13 में कंपनी द्वारा लाभ कितना किया गया है, 13 और 9, 13 में किया गया है 65% और 9 में किया गया है 25%। ये तो बिल्कुल आसान है, 65 और 25 का देख लेंगे कि 13 में है 2013 में है 35%, 2009 में है 25%। अब यहाँ पे बच्चों ये ध्यान रहने का मतलब है किसके रेफरेंस में किया जाता है, मतलब किसे नीचे लिखेंगे किसे ऊपर लिखेंगे। 2013 में तो 65% लाभ हुआ है, 2009 में आया है 25%, तो 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का परसेंट वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के परसेंट का कितना प्रतिशत होगा। 2009 से कहा गया है, तो इसलिए 2009 का डेटा को नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 65/25 गुना 100, ये हो गया। तो 25 चौके 100, ये गुना कर देंगे, ये हो गया 4 पंचे 20, 0 2, ये हो गया 260%। आगे देखते हैं, वर्ष 2009 और 2011 में कंपनी की आय 68 लाख प्रति वर्ष थी, तो वर्ष 2009 और 11 में कंपनी के व्यय के बीच कितना अंतर था। अब 2009 में भी दिया गया लाभ कितना 68 लाख,
तो 68 लाख दिया गया है, तो हम लोग को क्या पता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है? जो फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया गया है कि लाख परसेंट इक्वल टू होता है आय माइनस व्यय अपॉन व्यय गुना 100, ये फॉर्मूला में दिया गया। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंपनी का आय दिया गया है, हम लोग को लाख परसेंट भी दिया गया। कहाँ दिया गया? 2009 है। अब 2009 में ये देख लो बच्चों, 2009 में ये हो गया 25%, लाख परसेंट इक्वल टू 25। अब बताया गया है कि तो ये हो जाएगा व्यय मान लो x मान लेते हैं, तो लाख परसेंट इक्वल टू आय माइनस व्यय, तो 68 लाख व्यय इंटू एक्स गुना 100, तो 25/100 इक्वल टू हो गया 68 लाख, ये हो गया 1/4 इक्वल टू, ठीक, तो ये हो गया x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू, तब तो ये 4x माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 5x इक्वल टू 68 लाख, x इक्वल टू 68 लाख अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा? इसको अगर करेंगे 68 है तो x इक्वल टू 5 1 जा 5, ये हो गया 8 18, 5 3 जा 15 30, ये हो जाएगा 5 6 जा 30। एक मिनट, कहीं कुछ कंफ्यूजन है। ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 68,000 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 8 माइनस 4x, ये हो गया 5x। अब ये 5x इक्वल टू 4 भी मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 68 लाख गुना 4/5, तो 5 1 जा 5 और 1 18, 5 दिया 15, 3 30, 5 छक्के 30, उसका 1 2 3 4, 13,60,000 गुना 4, ये हो गया 13,60,000, 1 2 3 4, 6 चौके 20 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2, 14 के 4 हासिल 1, 4 कम 4 1 5, ये हो गया 54,40,000। तो 54,40,000 हमारा निकल जाता है कंपनी का 2009 का व्यय, 54,40,000 ये आ गया। इसे हम लोग मिटा देते हैं जिससे कि आप लोग 2011 का कैलकुलेट कर सके। 9 का हमारा निकल गया 54,40,000, इसे यहाँ लिख देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। अब 2011 को सॉल्व करेंगे, 11 को भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 11 में दिया हुआ है कि 68 लाख है इसका आय, प्रॉफिट कितना है 11 में, 11 में प्रॉफिट है 70%, 11 में प्रॉफिट है 70%, तो 70%, 70 इक्वल टू जो आय होगा 68 लाख माइनस एक्स अपॉन एक्स गुना 100, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे जब सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 40 लाख। ये 40 लाख मुझे पता है, समय बचाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसे बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप लोग को बना के बताना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो दोनों, 2011 में हो गया 40 लाख व्यय, 2009 में है 54,40,000, तो दोनों के बीच कितना अंतर है, तो अंतर हो जाएगा 54,40,000, 54,40,000 माइनस 40,000, 40 लाख इक्वल टू 14,40,000, 14,40,000 ये आपका आंसर हो गया।
कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग हमें मुझे बताएं या विद्या को बताएं, मैं हूं आप लोग के सारे समस्या को मैं दूर करूंगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2012 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ 90,000 रुपया है तो उस वर्ष कंपनी की आय कितनी होगी। यहाँ पे हमको लाभ दिया गया है, हमें निकालना है कि आय कितना होगा। तो देखो, जब लाभ दिया गया है, व्यय नहीं दिया गया, आय निकालना है, तो यहाँ पे लाभ परसेंट इक्वल टू होता है लाभ बट्टे व्यय गुना 100। तो हमें आय निकालना है, तो हम अगर हम लोग व्यय निकाल लेते हैं, व्यय में अगर लाभ को जोड़ देते हैं तो वो तुम्हारा आय हो जाएगा। आय इक्वल टू क्या होता है, जितना हमारा खर्चा हुआ प्लस जितना हमारा प्रॉफिट हुआ वो होता है हमारा इनकम। तो अब हमें निकालना है, इसमें से लाभ परसेंट दिया गया है, लाभ परसेंट क्या होगा 2012 में, 12 में कितना है 45%, तो ये होगा 45%, 45 इक्वल टू लाभ, लाभ है 90,000, व्यय नहीं दिया गया तो व्यय हम लोग मान लेते x इक्वल टू 100। अब ये 45/100 इक्वल टू 90,000 x। x इक्वल टू ये हो गया 2 लाख, x इक्वल टू हो गया x इक्वल टू हो गया 2 लाख। 2 लाख क्या हो गया, व्यय हो गया। हमें निकालना है आय, तो 2 लाख व्यय है, ये हो गया व्यय। लाभ दिया गया है 90,000, तो आय इक्वल टू हो जाएगा आय इक्वल टू व्यय प्लस लाभ। व्यय है प्लस 90,000 इक्वल टू 2,90,000 हमारा हो जाएगा आय। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, आप लोग बहुत आराम से इसे अच्छे से समझे होंगे। हम लोग एक और क्वेश्चन को लेके चलते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक दिए गए रेखाचित्र का अध्ययन कीजिए और तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक रेखाचित्र दिया गया और आगे कुछ क्वेश्चन होगा, जैसे पिछले सवाल में था, यहाँ पे इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन होगा, आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे व्यय और आय, व्यय और आय दिया गया है ईयर बैच, करोड़ रुपया में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। किन 2 वर्षों में आय एक समान रहा है। देखो बच्चों, सबसे पहले इस तरह का सवाल बनाने के समय हम लोग क्या करेंगे, जब आय व्यय 2 अलग अलग डेटा दिया रहता है तो हम लोग ईयर बैच एक टेबल बना लेंगे। टेबल इसके बाद हम लोग बताएंगे, एक टेबल बना लेंगे जिसमें कि आय और व्यय को स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। क्योंकि होता है क्या कि इसके बेस पे जितना भी क्वेश्चन होता है, बहुत सारा क्वेश्चन अगर हम लोग टेबल को ध्यान में रखेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो हम सजेशन है कि एक टेबल बना लेंगे, अगर नहीं बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर टेबल बना लेते तो जो 4 या 5 क्वेश्चन दिया रहता है उसको सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। चलो हम लोग टेबल शुरू में बना लेते हैं, इसे यहाँ पे इसलिए बना लेते हैं क्योंकि अगले सारे क्वेश्चन में शायद इसका जरूरत पड़ जाए। तो इस शुरू में यहाँ पे लिखते हैं ईयर, यहाँ आय और यहाँ व्यय। ईयर है 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। अब आय व्यय कितना है 2007 में, 2007 में व्यय। पहले हम लोग एक लिखना शुरू करते, अगर आय लिखते तो पहले आय लिख लेते। आय है 750, उसके बाद है 650, फिर है 2009 में है 600, 10 में है 850, 11 में है 850, 12 में है 950। ये हमारा 2007 से लेकर 2012 तक का कंपनी का आय पत्र है। व्यय कितना है कंपनी का, व्यय नीचे वाला है 2007 में है 600,
8 में है 500, 9 में है 450, 10 में है 10 में 800, 11 में 750, 12 में भी 750 है। अब हम इसे जोड़ भी लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आगे इस तरह का भी सवाल है। तो ये होगा 0 0 0 0 0, 5 5 10, 15 20, 5 25, 5 2, 9 2 11, 8 19, 19 8 27, 6 33, 33 6 39, 39 और 7 46। और बैक को 0 0 0 0, 5 5 10, 10 5 15, 5 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 4 27, 27 5 32, 32 6 38, 3850, 3850 और ये हो जाएगा 4650। ठीक है, 3850 और 4650 ये आय और व्यय का हो गया। अब हम लोग बनाना शुरू करते क्या है, किन दो वर्षों में आय एक समान। तो देखो बच्चे, अगर हम लोगों ने जो इसे एक टेबल फॉर्म में बना लिया है, अब इससे हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। आसान किस लिए हो जाएगा, क्वेश्चन में किन दो वर्षों में आय एक समान है। तो आय देखते एक समान कब है, तो 2010 11, 2010 और 11 में आय एक समान है। तो लिख देंगे 2010 और वर्ष आय एक समान अर्थात 850 करोड़ है। अगला सभी वर्षों की कुल आय से कुल व्यय का अनुपात कितना है। कुल आय से कुल व्यय का अनुपात निकालना है सभी वर्षों का। तो सभी वर्षों का आय कितना होगा, 4650 करोड़। तो 4650 अपॉन व्यय कितना है, 3850। इसे सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अगला है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों का व्यय उन वर्षों के औसत व्यय से अधिक रहा है। कितने वर्षों का व्यय उन वर्षों के औसत व्यय से अधिक रहा है। तो इसको बनाने के लिए औसत व्यय कैसे निकाला जाता है, टोटल व्यय 3850, ईयर कितना है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल व्यय 3850 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 साल है। ये निकाल लेंगे, ये हो जाएगा औसत व्यय निकल जाएगा। तो ये हो कितना होगा, 6 छाके 36, 6 2 25, 6 चौके 24, 1 0, 6 एकम 6, 4 हो गया, 6 छाके 36, लगभग 641.6 करोड़ ही आएगा। 641.6 करोड़ के आसपास ही आएगा। अब हमको देखना है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों का व्यय उन वर्षों के औसत व्यय से अधिक रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया औसत व्यय, 641.6 करोड़ हो गया। कितने वर्षों का व्यय औसत व्यय से अधिक रहा है, तो 641.6 करोड़ से व्यय किसके साल का अधिक रहा है, तो 7 8 का नहीं है, 9 का भी नहीं है, 10 का 800, तो ये भी है, 11 का भी है, 12 का भी। तो 2010 11 12, तो वर्ष 2010 2011 और 2012 का व्यय औसत व्यय से अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 से 2009 में व्यय में कितने परसेंट की कमी हुई है। 2008 से 9 में कंपेयर 8 से 9 कहा जा रहा है, तो 8 को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, 9 में व्यय में कितने परसेंट की कमी हुई है। तो 8 से 9 देखो, 2008 में व्यय कितना है 500 और 9 में है 450, तो कितने की कमी हुई, कमी हुई है 50 करोड़ की। 500 माइनस 450 इक्वल टू 50 करोड़ का कमी हुआ। लेकिन कितना परसेंट कम हुआ है, तो परसेंट में 50 ऊपर होगा, नीचे क्या होगा 2008 का व्यय, तो ये हो जाएगा 500 गुना 100, ये होगा 10%। ठीक, आगे है,
किन दो वर्षों के जोड़ों का कुल व्यय 2012 के आय के बराबर रहा है? मतलब व्यय 2 साल का व्यय जो है 2012 के आय के बराबर है। तो पहले तुम लोग देख लेंगे 2012 का आय कितना है, ये हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। 2012 का आय कितना है? 950 करोड़ है 2012 का है। वर्ष 2012 का आय इक्वल टू हो जाएगा 950 करोड़। अब 950 करोड़ हो गया 2012 का आय, किन दो वर्षों के व्यय के बराबर है? क्वेश्चन में दिया गया किन दो वर्षों के व्यय के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग टेबल देखते हैं ध्यान से, 600, 500, 450। हाँ, तो अगर हम लोग देखो बच्चों 2008 का व्यय, 2008 का व्यय है 500 करोड़, 2009 का व्यय है 450 करोड़। तो 2008 और 9 का व्यय जो है ये हो जाएगा कितना? 500 प्लस 450 बराबर 950 करोड़। तो वर्ष 2008 और 2009, तो वर्ष 2008 और 2009 का व्यय वर्ष 2012 की आय के समान है। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था जो अभी तक हम लोगों ने कुछ थ्योरी समझा है, उसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस किया है कुछ क्वेश्चन का। तो आज की क्लास में इतना ही। कल जो हमारा क्लास होगा उसमें जो प्रीवियस ईयर ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन हुआ है उसको मैं आपके सामने बताऊंगा और आपको क्लियर कर दूंगा जो आज मैंने अभी तक जितना भी थ्योरी का पार्ट बताया, प्लस उसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें बिल्कुल यही करना रहता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करना होता है। अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा है, 2 क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया कि उन क्वेश्चन को लिया जाए जिसमें सारे डायमेंशन कवर हो जाते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा ठीक इसी बेस पे बताऊंगा जो आज का क्लास हुआ है। और तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल बनाने की कंडीशन में होंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, आपको बस एक ही चीज करना है कि लगातार आपको क्लास देखते रहना है। क्लास में कोई भी कंफ्यूजन होता है आप ये विद्या को बताएं, मुझे बताएं, हम लोग सारे प्लेटफॉर्म सोशल नेटवर्किंग के जितने भी प्लेटफॉर्म आप जानते हैं सब में हम जुड़े हुए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इसमें ऐड करें, अपने दोस्तों को ऐड करें, जो पढ़ने वाले जिनका एग्जाम इस साल नहीं है उनको भी ऐड करें, क्योंकि स्टैट और डीआई जो है हर साल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है, स्टैट जहां भी होता है, डीआई जहां भी होता है, आजकल एसएससी के क्वेश्चन में भी आप देखते हैं डीआई का कितना वेटेज बढ़ गया है। तो ये आपको सब एग्जाम में समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसको देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। कोई भी सुधार जो आप चाहते हैं यज्ञ विद्या को बताने के लिए आपका बिल्कुल स्वागत है। आप बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हम लोग और इसमें बढ़ोतरी किया जाए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कल फिर मिलते हैं, ग्राफ को कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बिल्कुल इसको रिवाइज कीजिए और तब तक अगर कोई भी कंफ्यूजन हो मेल कीजिए, मैसेज कीजिए। वीडियो देखते रहिए और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।